नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कवाली। दोस्तों, आज और कल हम 2 दिन तक 1920 से लेकर आज़ादी मिलने तक यानी कि 1946 तक हरियाणा के जो हमारा क्षेत्र था, जिसको महापंजाब में हम शामिल थे, इसमें जितने भी चुनाव हुए हैं उनके चुनाव परिणामों पर बात करेंगे। प्रोफेसर शेर सिंह तो 1946 में चुनाव जीते थे, लेकिन उससे पहले भी चुनाव तो होते ही थे। कुछ साथी ये जानना चाह रहे थे कि उन चुनाव परिणामों में क्या रहा था, कौन कौन से नेता हमारे यहाँ सक्रिय थे। इसकी जानकारी हम उस दौर के चुनाव परिणामों से ही पता कर सकते हैं। अगर सीधा आपको डाटा बताता चलूंगा तो आप बोर हो जाएंगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा, इसलिए बीच बीच में उस दौर की एक आध रोचक बात भी आपको से शेयर कर लूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं 1920 से लेकर 1937 तक हरियाणा क्षेत्र में कौन कौन सी असेंबली सीट होती थी और उन पर कौन कौन लोग इस दौरान चुनाव जीतते थे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए दोस्तों कि अंग्रेजों के समय में हमारा ये जो एरिया है ये महापंजाब में शामिल था। बहुत बड़ा पंजाब उस समय था ये। इसमें पहला चुनाव 1920 में हुआ था और तब ये असेंबली के लिए चुनाव होते थे। असेंबली इसको कहा जाता था और जो चुने जाने वाले राजनेताओं को तब एमएलसी कहा जाता था। वोट डालने का अधिकार भी चुनिंदा लोगों को ही होता था, जो मालगुजारी देते थे या फिर अंग्रेजी सरकार के सरप्रस्त लोग थे, लंबरदार थे, पूर्व सैनिक थे, पूर्व सैनिकों के अफसर थे, वही केवल वोट डाल सकते थे। और चुनाव प्रत्याशी भी इक्का दुक्का ही होते थे, ज्यादातर 2 हो जाते थे, 1 हो जाता था, निर्विरोध भी लोग बन जाते थे और मुश्किल से 4-5 वोट किसी बड़े गांव में होते थे। तो इस तरह के चुनाव उस दौर में होते थे। प्रत्याशी व्यक्तिगत तौर पर इनसे संपर्क करके वोट मांगता था। अब बात करते हैं असेंबली सीटों के बारे में। दोस्तों, एक असेंबली सीट होती थी जिसका नाम था दक्षिणी पूर्वी शहरी गैर मुस्लिम सीट। इसमें भिवानी, सिरसा, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, पानीपत, करनाल, कैथल, शाहबाद, गुड़गांव, हिदायतपुर आदि का शहरी क्षेत्र इसमें आता था। 1920 में दक्षिणी पूर्व शहरी गैर मुस्लिम सीट पर जो चुनाव हुआ था उसमें लाला आत्माराम जी विजयी हुए थे और उन्होंने जवाहर सिंह को हराया था। दोनों ही निर्दलीय प्रत्याशी ये थे। कुल वोटरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी मैदान में थे और लाला आत्माराम को 935 लोगों ने वोट डाला था और जवाहर सिंह को 28 वोट मिले थे। कुल वोट थे 6191, जिनमें से केवल 1057 लोगों ने वोट डाला और मतदान प्रतिशत रहा केवल 17%। 1923 में दक्षिणी पूर्वी शहरी गैर मुस्लिम सीट पर फिर से दूसरा चुनाव होता है और इस चुनाव में कांग्रेस के नेताओं ने स्वराज पार्टी तब बना ली थी, उसको में चुनाव लड़वाया था और इसी पार्टी के प्रत्याशी लाला बांकेराम ने लाला आत्माराम को 86 वोटों से हरा दिया था। इस चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ गया था, 64% इसमें मतदान हुआ था, लेकिन मतदाता थे थोड़े से ही। 1926 और 1930 में दक्षिणी पूर्वी शहरी गैर मुस्लिम सीट से हिंदू महासभा के प्रत्याशी लाला ज्योति प्रसाद ने चुनाव जीता था। उनके सामने कोई प्रत्याशी नहीं आया था, इसलिए वो निर्विरोध चुने गए थे। अब बात करते हैं हिसार के ग्रामीण क्षेत्र की सीट के बारे में। इस सीट का तब नाम होता था हिसार ग्रामीण गैर मुस्लिम सीट। 1920 में हिसार ग्रामीण गैर मुस्लिम सीट से चौधरी लाजपत राय ने चौधरी रामजी लाल को हराया था 1920 में। 1921 में दोबारा चुनाव हुए, तब भी चौधरी लाजपत राय ही चुनाव जीते थे। 1923 के चुनाव में लाला श्यामलाल ने यहां से जीत दर्ज की थी, जो स्वराज पार्टी से थे और उनके सामने किसी ने चुनाव ही नहीं लड़ा था, इसलिए वो निर्विरोध चुने गए। 1926 में सेठ छाजूराम लांबा, जो अलकपुरा गांव से थे, ने यहां से चुनाव लड़ा और चौधरी लाजपत राय को हराया। सेठ छाजूराम चुनावी राजनीति में नहीं उतरना चाहते थे, लेकिन उन्हें चुनाव में उतरने के लिए चौधरी छोटूराम ने ही प्रेरित किया था। सेठ छाजूराम चौधरी छोटूराम को अपना बेटा ही मानते थे। रोहतक की नीली कोठी भी सेठ छाजूराम ने ही बनवाकर चौधरी छोटूराम को दे दी थी। खैर, चुनाव का परिणाम आने के बाद सेठ छाजूराम लांबा सीधे हारे हुए प्रत्याशी चौधरी लाजपत राय जी के घर चले गए थे। चौधरी लाजपत राय जी के घर जाकर सेठ छाजूराम ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि भाई, मैं किसी को हारता देखकर खुश नहीं हो सकता और इस चुनाव की जीत से ज्यादा मुझे आपकी हार का दुख है। और ये चुनाव भी मैंने इसलिए लड़ लिया था क्योंकि ये छोटूराम नहीं माना। इसने कहा कि लड़ लो, तुम कहते हो तो मैं आज ही इस सीट को छोड़ देता हूं, पर तुम दुखी मत होना। चौधरी लाजपत राय ने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, इस सीट का सौभाग्य है कि आप जैसे महादानी हमारी नुमाइंदगी करेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे और किस तरह के लोग उस दौर में रहते थे,
कैसे लोग उस समय होते थे। अब तो बाप के कहने से भी बेटा भी सीट नहीं छोड़ेगा। 1930 में यहीं से सेठ छाजूराम के बेटे चौधरी सज्जन कुमार कांग्रेस की टिकट पर फिर से यहां से दोबारा से जीते थे। अब बात करेंगे दक्षिणी पूर्वी रोहतक गैर मुस्लिम सीट की। इस सीट में सोनीपत और झज्जर का इलाका आता था। 1920 में यहां से पहला चुनाव हुआ तो गुलिया खाप के चौधरी स्वरूप सिंह ने बाजी मार ली थी। चौधरी स्वरूप सिंह ने इस चुनाव में चौधरी छोटू राम को 26 वोटों से हराया था। ये चौधरी छोटू राम की पहली और अंतिम हार इस चुनाव में थी। इसके बाद वो कभी नहीं हारे। इसके बाद इस सीट से 19 से 23 में चुनाव हुए तो चौधरी छोटू राम ने पंडित मांगेराम जी को हरा दिया। 1923 में दोबारा से चुनाव हुआ तो चौधरी छोटू राम रूरल ब्लॉक पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने चौधरी रणधीर सिंह को 1902 वोटों से हराया। 1923 में चौधरी छोटू राम ने यूनियनिस्ट पार्टी बना ली थी तो वो अपनी पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने हिंदू महासभा के चौधरी शेर सिंह को पटकनी दी थी। 1930 में चौधरी छोटू राम ने कांग्रेस के चौधरी बलदेव सिंह जी को यहां से हराया। और अब बात करते हैं उत्तरी पश्चिमी गैर मुस्लिम रोहतक सीट की। इस सीट में गोहाना महम का एरिया आता था। इस सीट पर पहला चुनाव यानी कि 1920 में चौधरी लालचंद निर्विरोध चुने गए थे। 1921 के उपचुनाव यहां पर हुआ और 1921 के उपचुनाव में चौधरी घासीराम भी निर्विरोध यहां से चुन लिए गए। 1923 के चुनाव में चौधरी लालचंद रूरल ब्लॉक से चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने स्वराज पार्टी के चौधरी मातूराम जी को हराया था। चौधरी मातूराम जी के बारे में भी अब थोड़ा सा जान लेते हैं। ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा थे और चौधरी रणवीर सिंह जी के पिता थे। सांगी गांव में इनका 1885 में जन्म हुआ था। आर्य समाज के प्रचार प्रसार में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। वहीं अंग्रेजी राज में इनको काला पानी भेजने की सजा भी सुनाई गई थी, लेकिन पब्लिक में विद्रोह के भय से ऐसा नहीं हो पाया। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह से इनकी दोस्ती थी और रोहतक आने पर वो इनके यहीं पर रुकते थे। 1885 में जब कांग्रेस बनी और 1888 में इसकी पहली कॉन्फ्रेंस 12 अक्टूबर को रोहतक में हुई थी तो इसमें रोहतक जिले की तरफ से 5 लोग शामिल हुए थे। 5 लोगों में एक चौधरी मातूराम, चौधरी पीरू सिंह, बाबूराम जी, तोरबाज खान और समरचंद इसमें शामिल हुए थे। मातूराम जी की उस समय 23 साल की उम्र थी और कांग्रेस की रोहतक में स्थापना करने वालों में से वो पहले लोगों में से थे। 1924 में चुनाव हुआ और इस बार चौधरी टेकराम जो यूनियनिस्ट पार्टी से थे ने चौधरी मातूराम जी को फिर से हरा दिया। चौधरी टेकराम खिड़वाली गांव के थे। असहयोग आंदोलन में भाग लेने की वजह से अंग्रेजों ने उन्हें काफी समय तक लाहौर के किले में नजरबंद रखा था। 1926 में उपचुनाव इस सीट पर दोबारा से होता है दोस्तों और उसमें चौधरी गोविंद राम यूनियनिस्ट ने लाला अमीन चंद को हराया था। 1926 के आम चुनाव में चौधरी बलदेव सिंह ने फिर से बाजी मारी और इस बार यूनियनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी चौधरी टीकाराम हार गए थे। 1930 के चुनाव में चौधरी रामस्वरूप ने चौधरी लालचंद को हरा दिया था। अब गुड़गांव ग्रामीण गैर मुस्लिम सीट की बात करते हैं जिसमें गुड़गांव का पूरा इलाका आता था और उसमें 1920 में राव बलबीर सिंह जी ने चौधरी देवी सिंह को हराया था। 1923 में राव पोहब सिंह ने चौधरी जसवंत सिंह को पटखनी दी थी। 1926 के चुनाव में राव बलबीर सिंह ने हिंदू महासभा के प्रत्याशी वो थे, उन्होंने राव पोहब सिंह को हरा दिया था। 1930 में फिर से राव बलबीर सिंह जीते और उन्होंने पोहब सिंह को ही हराया था। इन सभी नामों से मैं परिचित नहीं हूं, इसलिए अहिरवाल के साथी अगर इस वीडियो को देख रहे हों तो राव बलबीर सिंह, राव पोहब सिंह जी के बारे में कमेंट करके जानकारी दे सकते हैं। अब बात करते हैं करनाल ग्रामीण गैर मुस्लिम सीट की। इसमें करनाल कैथल के ग्रामीण इलाके आते थे। 1920 में चौधरी वंश गोपाल यहां से निर्विरोध चुने गए थे। 1923 में लाला दूनी चंद जो स्वराज पार्टी से थे ने चौधरी वंश गोपाल जी को हरा दिया था। 1926 के चुनाव में लाला दूनी चंद कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे और चौधरी भरत सिंह को हरा दिया था। 1930 में कांग्रेस के चौधरी नत्था सिंह ने यूनियनिस्ट पार्टी के चौधरी दूलीचंद को पटकनी दे दी थी। उस समय हरियाणा में विधानसभा सीटों का एरिया शिमला तक फैला हुआ था। एक सीट थी अंबाला शिमला ग्रामीण, इसमें अंबाला से लेकर शिमला तक का ग्रामीण इलाका आता था। इस सीट पर 1922 के चुनाव में चौधरी दयाराम ने कुंवर गोवर्धन सिंह को पटकनी दी थी। 1922 के उपचुनाव में लाला गंगाराम निर्विरोध चुन लिए गए थे। 1923 में लाला गंगाराम रूरल ब्लॉक से चुनाव लड़े
और उन्होंने चौधरी बलदेव सिंह जी को हरा दिया था। 1926 में लाला गंगाराम ने हिंदू महासभा से चुनाव लड़ा और लाला आत्माराम को पटकनी दे दी थी। 1930 में यहां से जो चुनाव हुआ था उसमें चौधरी मनराज जी जो कांग्रेस पार्टी से थे ने चौधरी गंगाराम को चुनाव में हराया था। अब 4 सीटें और बची हैं दोस्तों, जिनमें 3 मुस्लिम सीटें हैं और 1 सिख सीट थी। इनके चुनाव परिणाम इस प्रकार रहे। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आराम से इसको देख सकते हैं। ये सीट थी दक्षिणी पूर्वी शहरी मुस्लिम सीट, गुड़गांव हिसार ग्रामीण मुस्लिम सीट, अंबाला ग्रामीण मुस्लिम क्षेत्र और अंबाला ग्रामीण सिख सीट। इन चारों के ये रिजल्ट आपके सामने हैं। आप वीडियो को पॉज करके चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कल के वीडियो में हम 1937 से लेकर 1940 तक के चुनाव परिणामों पर बात करेंगे दोस्तों। 1930 के जो चुनाव हुए थे उसके बाद बहुत सारी सीटों में बदलाव हो गया था। कईयों के नाम बदल गए थे और कईयों का क्षेत्र बदल गया था, इसलिए ये वीडियो आपको कल बदली हुई सीटों और बदले हुए नाम के साथ मिलेगा 1930 से लेकर 1940 तक का। वीडियो देखने के बाद आप भी मेरी एक मदद कर सकते हैं। ऊपर जितने भी नेताओं के नाम आए हैं इनमें से आप किसी के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हो या आप उनके परिवार से ही संबंधित रखते हैं, आपके दादा परदादा वो रहे हों, तो कमेंट करके वीडियो को में जानकारी दें ताकि और बारी लोग इसको दूसरे लोग इसको देख सकें दोस्तों। तो कल का जो वीडियो होगा वो 1930 से लेकर 1937 का जो चुनाव हुआ था और 1940 तक के जो चुनाव थे उन और उस समय के जो नेता थे, उस समय की जो सीटें थी, वो सारी जानकारी मैं इसके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। तो इंतजार कीजिए कल 3 बजे के वीडियो का। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।